गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बच्चों, हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि जैसे ठोस जो होते हैं उसमें अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास उपस्थित होते हैं, उनके मध्य रिक्त स्थान क्या होता है, कम होता है। तो जो ठोसों के कुल आयतन का जितना भाग अवयवी कणों द्वारा घेरा जाता है वही क्या कहलाती है, उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है। किस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? देखो, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे उसकी संकुलन क्षमता कहा जाता है। किसे कहते हैं भाई? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसकी क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये निकालेंगे संकुलन क्षमता अगर आप लोगों को निकालनी है तो देखो क्या फॉर्मूला है इसका संकुलन क्षमता को निकालने का, वो देखें। अवयवी कणों का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अवयवी कणों का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, यानी अवयवी कणों ने कितना आयतन घेर रखा है। दूसरी बात, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन क्या है। अगर आप इसको प्रतिशत में निकालना चाहते हैं, यानी आप निकालना चाहते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो, अवयवी कणों का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। प्रतिशत होने पर हम क्या कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, अवयवी कणों क्या है? कुल आयतन अपॉन क्या है? क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इनटू 100, ये संकुलन क्षमता होती। सबसे पहला, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सरल घनीय जालक बनाना पड़ेगा। देखो, मैं यहाँ पर आपके लिए सरल घनीय जालक बना देता हूँ एक। यहाँ पर ये हमारा सरल घनीय जालक बना रहे हम, जो आप लोग देखें कि ये सरल घनीय जालक हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये ले सरल घनीय जालक का फोटो आपके लिए। अब देखो, सरल घनीय जालक हम लोगों ने पढ़ा है, इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका पढ़ी ना आपने, तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका से मिलकर क्या बनेगा? सरल घनीय जालक बनेगा। इसके लिए अपन को क्या करना है? फोटो में अवयवी कण कहाँ लगाने? केवल कोनों पर। कहाँ लगाने? केवल कोनों पर। अब आपको पता है अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका में, तो यानी कोनों पर उपस्थित अवयवी कण एक दूसरे को क्या हुए होंगे? स्पर्श किए हुए होंगे। ये मानो कि यहाँ पर हमने एक गोला बनाया, ये तो इससे टच करके क्या होगा? दूसरा गोला भी बनेगा। यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा? स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r। अब हम आगे बात करते हैं त्रिज्या के बाद में कि कि इसकी भुजा की लंबाई मान लेते हैं हम, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भुजा है उसकी लंबाई क्या है
स्मॉल ए है। यानी आप लोग जानते हो घन में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी उनकी लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो सभी भुजाओं की लंबाई कितनी होगी बेटा, ए होगी, स्मॉल ए हो चुकी है इनकी लंबाई, जो हमें यहाँ पर माननी है। ठीक है बेटा। अब देखो इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं। क्या है, एक दूसरे को स्पर्श किए हुए है। भुजा की लंबाई अपन ने क्या मान ली, ए, तो इसकी ए है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा बेटा, ए होगा। ठीक है, दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, स्मॉल ए है। अब देखो ये सरल घनीय जालक में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ उपस्थित, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। अतः कोनों पर उपस्थित अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। क्या होते हैं भाई, अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। माना गोले की त्रिज्या, गोला क्या है यहाँ पर, अवयवी कण है। क्या है गोला यहाँ पर, अवयवी कण। गोले की त्रिज्या यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, अवयवी कण की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। ये गोला यानी अवयवी कण, माना गोले अर्थात अवयवी कण की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा घन की भुजा की लंबाई स्मॉल ए है। अब घन में आपने क्रिस्टल लिया है तो ठीक है, एकक कोष्ठिका लिया है तो ठीक है। अगर आप इसको एकक कोष्ठिका मानोगे तो एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई ए होगी, और क्रिस्टल जालक मानोगे तो क्रिस्टल जालक की हो जाएगी। ठीक है। अतः भुजा की लंबाई व गोलों की त्रिज्या में संबंध, क्या संबंध है भाई, देखो क्या संबंध होगा, संबंध देखें आप, a बराबर क्या होगा भाई, स्मॉल a बराबर 2r। देखो यहां से लेकर यहां तक हो गया ना, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, 2r हो गया ना। तो ये क्या है, इसकी घन की भुजा और गोलों की त्रिज्या में संबंध है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम निकालेंगे आयतन। किसका आयतन निकालेंगे, यहाँ पर क्रिस्टल का आयतन निकालेंगे। किसका निकालेंगे, क्रिस्टल का, घन का आयतन। ये घनीय एकक कोष्ठिका नहीं लिया हो तो आपने क्या लिया होगा, क्रिस्टल जालक। घनीय एकक कोष्ठिका या फिर ये क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अब आप जानते हो क्या होता है भाई ये कुल आयतन, किसी भी घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अब भुजा बराबर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए क्यूब है। भुजा क्या है हमारे पास, ए, तो भुजा क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। और ए की वैल्यू कितनी है साहब, 2r है, तो क्या हो जाएगा, ये 2r का क्यूब हो जाएगा 8r क्यूब हो गया। समझ गए ना बच्चों, कैसे करा अपन ने, घन का आयतन कितना, भुजा क्यूब। भुजा क्या मान रखी अपन ने, ए मान रखा है, तो ए का क्यूब हो गया। ठीक है, ए क्यूब कर दिया, बट ए बराबर हमारे पास क्या है, 2r, तो 2r का क्यूब कर दिया, तो 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, और r का क्यूब r क्यूब। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये चूंकि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में केवल एक अवयवी कण, क्या मानो इसको, परमाणु मानो या फिर क्या मानो अपने गोला, जो भी तुमने माना हो, केवल एक अवयवी कण बोले तो परमाणु या गोला। कैसे होता है, 8 कोने इंटू 1/8 बराबर 1। पढ़ रखा है ना आप लोगों ने पहले,
कि 8 कोनों पर उपस्थित है, प्रत्येक का योगदान कितना है 1/8, तो टोटल कितना होगा 1, अर्थात सरल घनीय एकक कोशिका में केवल एक अवयवी कण परमाणु या गोला उपस्थित होता है। अतः एक गोले का आयतन कितना होगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। हमने क्यों लिया है, क्योंकि गोले का आयतन है, हमने अवयवी कणों क्या मान रखा है यहाँ पर गोला माना हुआ है। समझ गए बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे ये दिखा, अब इससे हम क्या निकालने वाले हैं संकुलन क्षमता। तो मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ अब, और हम संकुलन क्षमता इधर लिखने वाले हैं। संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे देखेंगे। ये संकुलन क्षमता हम निकालेंगे प्रतिशत में, प्रतिशत संकुलन क्षमता कैसे निकाली थी भाई, अवयवी कण का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, अवयवी कण का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक, या फिर क्या लिख सकते हो एकक कोष्टिका का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाई क्या होगा भाई 100 होगा। तो निकालते हम ये प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होगी। अब आप लोग देखो यहाँ पर अवयवी कण का आयतन, एक कण का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद क्या आ जाएगा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन कितना है अपने पास, ये इंटू 8 आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करो देखें इसको क्या क्या है, आर क्यूब से आर क्यूब कट चुका है, कट गया भाई आर क्यूब से आर क्यूब, ये 8 कट जाएगा 4 से 2 बार, यानी टोटल कितना बचा हुआ संकुलन पाई अपॉन 3 इंटू 2 6 पाई अपॉन 6 इंटू 100। सोल्व करो देखो बच्चों कितना आएगा, देखें इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा 52.4%। कितना आएगा बेटा 52.4%। यानी सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, ओनली 52.4% होती है। समझ गए बेटा। अब हम बात करेंगे दूसरे की संकुलन क्षमता की। नंबर 2 HCP इसकी संकुलन क्षमता हो या फिर FCC की संकुलन क्षमता, इसका हमें क्या बनाना है डायग्राम। ये लो, ये आपके लिए डायग्राम कंप्लीट हो गया भाई, ये ले, इसको इससे टच करना है, ठीक है बेटा। इसको इससे टच क्यों किया है, क्योंकि फलक केंद्रित घन एकक कोष्टिका में क्या होता है कि अवयवी कण कोनों पर तो होते ही है, कोनों के साथ साथ कहाँ होते हैं फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। यानी इसमें अवयवी कण कोने वाले जो होते हैं वो आपस में टच नहीं करते, वो क्या करते हैं फलक पर उपस्थित अवयवी कण को टच किए हुए होते हैं। यानी क्या होगा देखो, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ तक ये ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अब देखेंगे आप लोग हम कैसे बना रहे इस डायग्राम को। ये एक गोला तो ये यहाँ पर है, ऐसे ही सेम एज इट इज एक गोला ये यहाँ पर है, और एक गोला कहाँ है इसके अंदर है, ऐसे। समझ गए बच्चों, ऐसे क्या बना हुआ है गोला बना हुआ है, ठीक है। तो देखो इसकी त्रिज्या स्मॉल r, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, लेकिन ये तो क्या है डबल हो गया ना, r प्लस r 2r हो चुका है ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये लो हम इसको लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये 2r हो गया। वैसे ही इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल r है, ठीक है बेटा। समझ गए ना बात को, कैसे बना रहे हैं हम डायग्राम बन चुका है। यानी क्या था, एक ये कोने पे उपस्थित अवयवी कण, ये इधर कोने पर उपस्थित अवयवी कण, ये फलक पर उपस्थित अवयवी कण से क्या करा है टच किए हुए, क्या है ये टच किए हुए, ठीक है बेटा। अब देखो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अपन ने नाम दिया A, इसको नाम दिया हमने B, और इसको नाम दिया हमने C। तो क्या होगा भाई, ये फलक केंद्रित घनीय संरचना में, फलक केंद्रित घनीय संरचना में फलक पर उपस्थित अवयवी कण कोनों
कोनों पर उपस्थित अवयवी कण, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के संपर्क में होता है। हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है भाई हमें? पाइथागोरस प्रमेय से देखो, सबसे पहले वही यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा की लंबाई कितनी है? ए है, आप जानते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? ये ए है। सभी भुजाओं की लंबाई कितनी है? ए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से? ये कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा भाई? ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा। बट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ए सी बराबर क्या है? देखो r प्लस 2r प्लस r यानी 4r, ए सी बराबर 4r एंड ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी क्या है? घन की एक भुजा है, बी सी भी क्या है? घन की एक भुजा। उसको हमने क्या मान रखा है? स्मॉल ए मान रखा है। क्या मान रखा है बेटा? स्मॉल ए मान रखा है। अब देखो हम इसमें से निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप लोग देखें। ये ए सी की जगह वैल्यू पुट कर दो, 4r स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बराबर कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई? 4 का स्क्वायर करने पर बोले 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16r स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? 16r स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को डायरेक्ट 2a स्क्वायर लिख दूं। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा? 8r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया बेटा? 2√2r। कितना हो जाएगा भाई? 2√2r हो जाएगा। तो a बराबर a की वैल्यू आई हमारे पास। किसकी वैल्यू आई है? a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इस फोटो की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो अब इस फोटो को हटा सकते हो, मिटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, चलो क्या लिखने वाले हैं? ये अतः FCC जालक का आयतन, FCC जालक का आयतन कितना होगा भाई? FCC जालक का आयतन वही भुजा क्यूब बराबर a क्यूब। ठीक है। a क्यूब बराबर क्या हो गया? 2√2r का क्यूब। तो करो भाई इसका क्यूब, तो कितना हो जाएगा? ये 2 का क्यूब करोगे 8, √2 का क्यूब करोगे 2√2, तो 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 16√2 और ये क्या हो जाएगा भाई? r क्यूब। ये किसका मान आ गया हमारे पास? FCC जालक का आयतन आ गया, क्रिस्टल जालक का आयतन आ गया। अब बात करते हैं, चूंकि FCC जालक में कुल 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4 परमाणु उपस्थित होते हैं। पता है कैसे होते हैं? ठीक है, याद है ना? हमने एक कोष्ठक अवयवों की संख्या याद करना सिखा रखा है। ठीक है, होते हैं। अतः 4 परमाणु का आयतन कितना होगा बेटा? 4 परमाणु का आयतन, ये 4 परमाणु का आयतन कितना होगा? 4 × 4/3 πr क्यूब। कितना हो गया भाई? 16/3 πr क्यूब हो गया ना? ये इज इक्वल टू 16/3 πr क्यूब। ये क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? देखो, संकुलन क्षमता निकालने वाले हैं। ठीक है। तो हम संकुलन क्षमता, इस डायग्राम को मिटा देते हैं और इसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं आपके लिए कि भाई ये इसकी संकुलन क्षमता आप लोग पकड़ें। ठीक है। ये इसकी संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होगा भाई? कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु का आयतन, 4 परमाणु या अवयवी कणों का आयतन अपॉन क्रिस्टल जालक का कुल आयतन,
क्रिस्टल जालक का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। तो निकाल दें 4 परमाणु का आयतन कितना हो गया भाई 16/3 पाई आर क्यूब। ये 16/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हमारे पास कुल एफसीसी जालक का कुल आयतन कहाँ गया, ये रहा, इनटू ये 16√2 आर क्यूब। क्या होगा भाई, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। 16 से 16 कट जाएगा ना भाई, 16 से 16। अब हमारे पास क्या बचा, ये π/3 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या बचा भाई, मल्टीप्लाई बाई 100। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कितना आने वाला बेटा, 74%, ठीक है। तो ये क्या होगी, एफसीसी जालक की संकुलन क्षमता हमारे पास। BCC थर्ड वाला, काई केंद्रीय गणीय संरचना, काई केंद्रीय गणीय, ठीक है। ये संरचना या जालक लिख सकते हो, संरचना में संकुलन क्षमता, क्या लिख सकते हो, काय केंद्रीय गणीय संरचना में संकुलन क्षमता, या फिर लिख सकते हो काय केंद्रीय गणीय जालक में संकुलन क्षमता। इसके लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तैयार हो चुका है। अब हम लोगों को करना क्या है, देखो वे मैं आपको बताता हूँ हम लोगों को करना क्या है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, विकर्ण वाले कोनों को मिलाना है। अब देखें आप, यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर एक गोला है, बीच में एक गोला है, यानी वही कंडीशन दोबारा बनाने वाले हैं हम। ये हमारा गोला, ये हमारा गोला, और ये बीच में एक फिर से पूरा गोला। वही हमने इसकी त्रिज्या क्या मान ली भाई, स्मॉल r। ये आपको पता ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायमीटर हो जाएगा 2r, और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी वापस से स्मॉल r। भुजा की लंबाई आपको पता ही है कितनी है, स्मॉल a है। कितनी है बेटा, स्मॉल a। और ये यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं हम, ये क्या है, स्मॉल b मान लेते हैं, हमारी मर्जी, इसको क्या मान लेते हैं, b। भुजा की लंबाई तो कितनी है, a है, लेकिन बीच में जो अतिरिक्त हमने लगाया है उसकी लंबाई हमको कितनी माननी है, हमें b मान ली है, ठीक है। क्या मान लिया बेटा अपन ने, b मान ली है। चलो ठीक है, अब हम नंबरिंग देते हैं, ये A B C D, क्या नंबरिंग दे दी बेटा अपन ने, A B C और D। तो अब अपन क्या करने वाले, ये पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज इन DBC, क्या लेना है बेटा, DBC अपन को लेना है। तो इसमें क्या लिखना है, ये देखो BD स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या लिया अपन ने, इसको लिया है यहाँ पर BD स्क्वायर, मतलब हाँ BD स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है। अब यहाँ पर बट हमें पता है BD बराबर तो क्या है हमारे पास, स्मॉल b, और CB बराबर CD, CB बराबर CD कितना है, स्मॉल a है हमारे पास। कितना है बेटा, स्मॉल a है, ठीक है। तो अब हम इस चीज को लेंगे और बनाएंगे, BD स्क्वायर बराबर BD यानी B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। b की वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू। अब हमें करना क्या है, देखो दूसरा ट्रायंगल लेना है। ये नाउ इन ट्रायंगल ABD, अब हमको क्या ट्रायंगल लेना है, ABD लेना है। उसमें क्या होगा, ये AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया, BD स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा। तो अब AD स्क्वायर, बट ये AD बराबर कितना दे रखा है हमें, AD बराबर देखो, AD बराबर कितना है, 2 3 4, AD बराबर 4R, ठीक है। एंड AB बराबर कितना है बेटा, स्मॉल a, AB बराबर स्मॉल a, एंड BD बराबर कितना है, BD
बी डी बराबर स्मॉल बी, ठीक है। स्मॉल बी बराबर कितना है हमारे पास ऑलरेडी, देखो स्मॉल बी, चलो आगे लिख लेंगे स्मॉल बी बराबर, चलो इसको सॉर्ट आउट कर दें। ए डी बराबर कितना है 4r स्क्वायर बराबर ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया बी डी बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेते हैं बट बी बराबर कितना है भाई हमारे पास, या फिर बी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो, बी स्क्वायर बराबर कितना है 2a स्क्वायर, बट ये इसको ऐसे अगर इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1, बट ये इक्वेशन 1 से क्या होगा, इक्वेशन 1 से 4r बदल गया 16r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, यानी 16r स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा 3a स्क्वायर। कितना हो गया 3a स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a बराबर कितना हो गया यहाँ पर, ये a स्क्वायर बराबर ले लो, चलो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16r स्क्वायर अपॉन 3, ये हुआ ना बेटा 16r स्क्वायर अपॉन 3, a स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर अपॉन 3 बराबर, यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें a बराबर, इसको मिटा देता हूँ मैं आपके, अब इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम को मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये डायग्राम को हमने मिटाया और देखा आपने, ये देखे ये a बराबर इसको आप क्या करोगे 4 के बाद क्या हो जाएगा 4/√3r, ये घन का आयतन या ये BCC जालक का आयतन या एकक कोष्ठिका का आयतन, BCC जालक या एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, वही क्या होगा भाई भुजा क्यूब बराबर a क्यूब, यानी कितना हो गया भाई टोटली आयतन 4/√3, ये r का क्यूब, ठीक है 64, r का कितना हो जाएगा r क्यूब, √3 क्या हो जाएगा 3√3, ये तो क्या गया क्रिस्टल जालक का आयतन। अब बात करते हैं अपन एकक कोष्ठिका में, ये चूंकि BCC एकक कोष्ठिका में या जालक में, एकक केंद्रीकरण एकक कोष्ठिका में केवल 2 परमाणु उपस्थित होते हैं, कैसे होते हैं 2 परमाणु, 8 तो कोनों पर, 8 × 1/8 1, और कहाँ होता है एक अंत केंद्र पर होता है, उसका पूरा हिस्सा संबंधित होता है इसलिए होगा, ठीक है होते हैं। अतः 2 परमाणु का आयतन कितना होगा भाई 2 × 4/3 πr क्यूब, यानी कितना हो गया 8/3 πr क्यूब, ठीक है। ये प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालनी है, संकुलन क्षमता कैसे निकालोगे भाई, वही 2 गोलों का आयतन, ठीक है, ये 2 गोलों का आयतन हो गया हमारे पास 8/3 πr क्यूब इंटू क्रिस्टल जालक का आयतन, क्रिस्टल जालक का आयतन कितना है ये 64r क्यूब, ये 3√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर 3√3 इंटू 100। अब देखो क्या क्या कट रहा है, r क्यूब से r क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया, 8 से ये 8 बार कट गया, ये प्रतिशत संकुलन क्षमता इज इक्वल टू पाई इंटू √3/8 इंटू 100। बेटा सोल्व आप स्वयं कर लें, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, संकुलन क्षमता के बारे में, सरल घनीय जालक में पढ़ लिया, फलक केंद्रीय में पढ़ लिया, और BCC में काय केंद्रीय घनीय जालक में हमने संकुलन क्षमता को पढ़ लिया है, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो जल्द से जल्द देखने के लिए मिल सके, ठीक है बेटा। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।